क्रांतिकारी साथियों, आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज आप और हम सब यहाँ भगत सिंह सभा स्थल में एकत्रित होकर के माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के विरोध में देने के लिए एकत्रित हुए। किसी भी चीज का विरोध करना, उसके प्रति आक्रोश व्यक्त करना या उस पर नाराजगी व्यक्त करना, ये एक अलग चीज है। लेकिन समर्थन या विरोध लोगों को तब करना चाहिए जब वो चीज उनके समझ में आ जाए। बिना समझ में आए या फिर किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर किसी चीज का समर्थन या विरोध नहीं करना चाहिए। लग रहा होगा कि मैं यहाँ हूं तो कुछ न कुछ अपने विवेक के आधार पर यहाँ हूं। अगर मैंने अपने विवेक से निर्णय नहीं लिया होता तो मैं भी आज घर में बैठा होता, यहाँ पर कहीं न कहीं विरोध कर रहा होता। साथियों, मैं आपको यहाँ समझाने के लिए आया हूँ। आज के इस आंदोलन में, इस रैली में एक शरीर ही आपके साथ में रह सकता है जो मेरा है, लेकिन यहाँ मेरा उपस्थित होना अनिवार्य क्यों है, इसके लिए मुझे उस भावना ने यहाँ खींच के लाया कि जो लोग घरों में बैठे हैं साइलेंट मोड पे, कुछ लोग विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं और कुछ कर रहे हैं और कुछ आगे भी करेंगे। कुछ लोग समर्थन में खुल करके पूरे देश में आए हुए हैं। मैं इस राष्ट्र व्यापी फैसला जो है राष्ट्र के लिए है, किसी व्यक्ति विशेष या किसी राज्य जिले के लिए नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति एक दिन में एक कार्यक्रम में एक ही जगह उपस्थित हो सकता है और उसके तहत मैंने मेरे जिले बालोतरा को चुना, जो आज मदन जी की वजह से बन पाया है। तो इनका भी धन्यवाद करूंगा। इसलिए मैं आज बालोतरा जिले के मुख्यालय पर हूं, लेकिन संदेश देना चाहता हूं पूरे देश के भारत बंद के लोगों को। साथियों, यहाँ हमारे साथ में एक धोखा होता है जो हम लोग कई बार समझाते भी है, और वो धोखा है शब्दों का, शब्द जाल, शब्दों का षड्यंत्र जो हम लोगों को गुमराह कर देता है। और हम लोग चूंकि न तो भाषा के विद्वान हैं, न भाषा के निर्माता हैं, न हम शब्दों के निर्माता हैं, हम लोग तो दिए हुए शब्दों को ढोने वाले लोग हैं। इसलिए जब हमारे ऊपर कोई शब्द थोपा जाता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन मैं यहाँ एक दो उदाहरण दूंगा आपको। जैसे कुपोषण एक शब्द है। कुपोषण ये एक षड्यंत्रकारी शब्द है, लेकिन इसकी वास्तविकता में अगर कहें, हमारी साधारण भाषा में कहें, तो उसका शब्द बनता है भूखमरी। भूखमरी, कुपोषण का मतलब ही है उसे पूरा पोषण नहीं मिला, यानी भोजन नहीं मिला। तो अगर सरकारें या वो सरकारों को नियंत्रित करने वाले जो लोग हैं, अगर वे भूखमरी शब्द इस्तेमाल कर रहे तो देश में भूचाल आ सकता है। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिक सकती है कि भारत के अंदर 90% लोग कुपोषण के शिकार हैं। तो कुपोषण एक बीमारी होगी या होगा, ऐसा शब्द का इस्तेमाल आपके इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी एक ऐसा ही शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसे शायद हमारे बहुत सारे नादान लोग नहीं समझ पाए, और उसकी वजह से शायद वे दूसरे या अलग रास्ते पर चल रहे हैं। और वो शब्द है उपवर्गीकरण। क्या शब्द है? उपवर्गीकरण। ये एक ब्राह्मणी भाषा का शब्द है जो हमें कभी भी समझ में आने वाला नहीं है। जैसा वो समझाना चाहता है वैसा ही हमें समझना पड़ता है। ऐसे हमारी मजबूरी होती है ना, हमारे लोग घरों में शादियां करते हैं और पंडित को बुलाते हैं, तो पंडित क्या मंत्र बोलता है हमने आज तक नहीं पूछा पंडित जी से इसका अर्थ क्या होता है, जरा हिंदी में बता दो, और न ही कभी उसने बताया। तो ये वर्गीकरण शब्द है।
वर्गीकरण से बना उपवर्गीकरण। वर्गीकरण किसने किया था और क्यों किया था? वर्गीकरण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। और उपवर्गीकरण ये सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए। हम सुप्रीम कोर्ट की, क्योंकि हमारे पुरखे ने संविधान में सुप्रीम कोर्ट की संरचना की, प्रावधान किया, इसलिए हम संविधान की बहुत ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा कदर करते हैं। लेकिन हम ये भी बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित मानसिकता के उन जजेस का मामला का फैसला है, जो लोग हमारे एकता को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। ये आप तमाम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर 97.5%, 97.5% से ज्यादा जजेस सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट के हैं, ब्राह्मण। बाकी जो 2.5% है उसमें वो भी अपर कास्ट के लोग हैं। ओबीसी का निल है, एसटी का निल है और एससी का कोई 1-2 हो। इसलिए मैं इस शब्द को आपके सामने रख रहा हूं, जिससे आपको समझना चाहिए कि ये फैसला हमारे पक्ष में जा रहा है या फिर हमारे खिलाफ। ये साधारण शब्द कहा जाए, साधारण भाषा का शब्द कहा जाए तो सीधा सा शब्द है बंटवारा। इसे विभाजन भी कह सकते हैं, लेकिन विभाजन भी एक टफ शब्द है। हिंदी का सबसे आसान शब्द है बंटवारा। बंटवारे को भी और आसान करें तो वो शब्द है तोड़ना। आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे उन जजेस ने ये फैसला दिया कि समाज को तोड़ा जाए। तो समाज को तोड़ा जाए, इसका मतलब है समाज जुड़ा हुआ था या जोड़ा गया था, उसे वापस तोड़ने का प्रयास किया गया। पहले मैं आपको जोड़ने की प्रक्रिया बताता हूं 5 मिनट में, और 5 मिनट में तोड़ने की ज्यादा समय नहीं लूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। कई लोगों को लग रहा जाए ताराराम जी को माइक दे दिया तो गड़बड़। मैं आपको देना चाहता हूं ये कि जिस देश के अंदर वर्गीकरण कोई आज के सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले से नहीं हुआ, इस देश में वर्गीकरण तब स्टार्ट हुआ जब वर्ण व्यवस्था बनी। वर्ण व्यवस्था भारत का पहला वर्गीकरण, उपवर्गीकरण कह सकते हैं, या तोड़ने और बांटने का काम था। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 बना करके पहला बंटवारा किया गया, पहला उपविभाजन किया गया, जो शब्द आज इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरा विभाजन शूद्रों के अंदर शूद्र और अति शूद्र करके, अछूत और आदिवासी बना करके 3 विभाजन करके वो उपवर्गीकरण किया। और उस उपवर्गीकरण से भी काम नहीं चला तो उन्होंने पूरे देश के अंदर 6,743 जातियों में हमारा उपवर्गीकरण किया। और उस उपवर्गीकरण की वजह से पूरे देश के अंदर हमारे लोगों के टुकड़े टुकड़े हो गए और शक्ति छीन हो गई। वो आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे से अलग समझने लगे। हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने, संतों और विद्वानों ने इसमें प्रयास किए। जाति के खिलाफ रविदास जी भी बोले, जाति के खिलाफ साहेब कबीर भी बोले, जाति के खिलाफ बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किए। जाम्बो जी, जसनाथ, धन्ना जाट, पीपाधर जी, सैन जी महाराज ने भी जाति व्यवस्था यानी इस बंटवारे के विरोध में आंदोलन किए। लेकिन हो सकता है उनका संदेश उस समय लोगों के समझ में नहीं आया होगा, जैसा आज हमें समझ में नहीं आ रहा। इसलिए आपको बताता हूं कि इस विभाजन को पहली बार अगर संगठित करने का काम अगर किसी ने किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से किया, जिसके अंदर आर्टिकल 340, 341 और 342, जिसको हम लोग आज की तारीख में कहते हैं कि 42 का सही मायने में उपयोग 92 में हुआ, यानी कि पूरे 42 साल बाद में हुआ। तो ये जो 3 वर्ग बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए, पहला वर्ग जिसको बनाना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाया, वो 92 में बना। और मंडल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार 3,743 जातियों को एक पहचान दी गई, पूरे भारत में एकमात्र सर्टिफिकेट, और वो दिया अदर बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग। अन्य पिछड़ा वर्ग भारत के किसी भी कोने में 3,643 जातियों के, 743 जातियों के लोग हैं, उन लोगों को एक पहचान दी गई, एक पहचान, सर्टिफाइड पहचान।
1848 जातियों को एक जगह पर वर्गीकृत करके, एक जगह पर समूह बना करके उन्होंने एक नाम दिया, अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड कास्ट। चाहे भारत के किसी भी कोने में रहने वाली 1848 जातियां अब 18 जाति से भी नहीं पहचानी जाएगी, एक से पहचानी जाएगी, शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से। और 1152 जातियों को उन्होंने एक वर्ग में इकट्ठा करके और उनको नाम दिया शेड्यूल्ड ट्राइब, यानी कि अनुसूचित कबीलाई वर्ग। अनुसूचित कबीलाई वर्ग ये संगठित करने का काम था, और इस संगठन की वजह से और फिर इनके प्रावधान करके कि इनको रिजर्वेशन की दायरे पे लाया जाए। अगर तीनों वर्गों को जो वंचित हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाए, रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तो रिजर्वेशन इन रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से इन तीनों वर्गों को एक मंच पर लाने का, और उसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है उनके अंदर भी आयोग द्वारा जांच करके जो पिछड़े जातियां हैं उनको शामिल करके उन्हें भी लाभ दिया जाए, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। लेकिन जिन लोगों ने भारत के अंदर आए हुए साइमन कमीशन का विरोध किया, साइमन कमीशन क्यों आया था? कोई पढ़ाया नहीं जाता। साइमन कमीशन बाबा साहब अम्बेडकर के रिकमेंडेशन पे आया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा था कि या कुत्ते बिल्ली तालाब में पानी पी सकते हैं लेकिन एक आदमी नहीं पी सकता, या कुत्ते बिल्लों के साथ में खेल सकते हैं लेकिन एक आदमी के टच होने से वो अपवित्र हो जाता है। यहाँ के लोगों को पानी भरने का अधिकार नहीं, यहाँ के लोगों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं, एक जाजम पर बैठने का अधिकार नहीं, या मानव के साथ भेद है। इस रिकमेंडेशन पे साइमन कमीशन भारत में आया था। भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा एकमात्र व्यक्ति थे और वो थे सर छोटूराम चौधरी। सर छोटूराम चौधरी जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध समर्थन किया था, स्वागत किया था। उसके अलावा पूरा भारत इस साइमन कमीशन के विरोध में खड़ा था, सबको पता है। तो कौन विरोध में खड़ा है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम चौधरी शरण सिंह जी, छोटूराम जी के वंशज हैं या फिर उनके अनुयायी हैं, तो हम कहते हैं कि हम अकेले भी डट करके इसके समर्थन में खड़े रहेंगे। हम भीड़ की वजह से, हम यहाँ पर किसी डर की वजह से सत्य को छोड़ करके असत्य के साथ जाएंगे, ऐसा संभव नहीं। तो साथियों, ये जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन पर जब भारत में उसका विरोध हुआ, उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहां पर कम्युनल अवार्ड मिला। इस कम्युनल अवार्ड की वजह से जो बात रिपीट भी कर रहा हूँ, उसकी वजह से आज हमें आरक्षण मिला। आरक्षण एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है, कोई भीख नहीं है, कोई हमें दिया हुआ कोई खैरात नहीं है, हम पर किया हुआ कोई एहसान नहीं है। सदियों से हमें वंचित रखा, उन लोगों को एक अवसर दिया गया, एक मौका दिया गया कि तुम भी कर सकते हो। और वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने पुनः विभाजन का काम कैसे किया बताता हूं। 1 मिनट में बताने की कोशिश करूंगा कि पहला विभाजन SC ST OBC को हिंदू के नाम पर मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ करके पहला उपवर्गीकरण भारत में संविधान के बाद किया गया। बाबा साहब के द्वारा किए हुए वर्गीकरण का, उपवर्गीकरण का पहला, हिंदू एक तरफ और मुसलमान एक तरफ, जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी के भारत के मूल निवासी मुस्लिम हैं, उनके खिलाफ एक अभियान चला। ये पहला विभाजन था, पहला उपविभाजन था। दूसरा उपविभाजन जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत हमारे लोगों के यानी OBC और SC ST के बीच में किया गया, और SC ST OBC के बीच में भेदभाव और एट्रोसिटी एक्ट का सहारा लेकर के उन लोगों ने दूसरा विभाजन किया और OBC और SC ST के बीच में टकराव पैदा किया। ये दूसरा उपविभाजन था, ये दूसरा उपविभाजन था। अब तीसरे उपविभाजन की बात आती है तो उन्होंने तीसरे उपविभाजन में SC और ST को आपस में टकराने के लिए एक नया षड्यंत्र किया, और उस नए षड्यंत्र का रिजल्ट आज हमें दिखाई दे रहा है। मैं कहता हूं कि हम कितने सफल हुए या नहीं हुए, अभी भी हमारे पास में अवसर है, लेकिन दुश्मन ने जो खेल खेला था उस खेल में वो 90% सफल हो गया है, न ऐसा हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि उन्होंने जो मंशा के तहत किया था वो मंशा उनकी पूरी हो गई है। आज आधे से ज्यादा लोग हमारे इस बंद के विरोध में खड़े हैं, तो वो वही तो करना चाहते थे और वही उन्होंने किया। अब इसके पीछे इनका उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य ये है कि इस देश के अंदर सबसे बड़ा विभाजन
डिवाइड एंड रूल कोई अंग्रेजों की नीति नहीं थी, अंग्रेजों ने तो इनसे सीखी थी, इनसे ही सीखी थी। डिवाइड एंड रूल पहला उन यहूदी ब्राह्मणों का षड्यंत्र है जिसके तहत हमें जातियों में बांटा गया। जितनी जातियां मजबूत होगी इतना ही उच्च वर्ग जो तथाकथित हुआ जो यहूदी ब्राह्मण है वो मजबूत होगा। एक फाइनल की बात, जाति खत्म वो खत्म। इसलिए उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा जाति खत्म करके जो वर्ग का निर्माण किया गया वो वर्ग मजबूत ना हो, इसके लिए उन्होंने फिर से एक षड्यंत्र सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से करवाया। या वकील साहब ने आपको स्पष्ट कर दिया है कि ये सुप्रीम कोर्ट का मामला ही। दूसरी बात, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया हुआ कोई अधिनियम भी नहीं है जो लागू होना ही जरूरी। ये एक फैसला है। क्या है? फैसला है। सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे सकता संविधान के मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और फैसला जो होता है वो जजेस की मंशा के ऊपर होता है। उन जजेस की मंशा थी कि ऐसा किया जाए, उन्होंने अपनी सलाह एक फैसला दे दिया। अब सरकारें इनके ऊपर अमल करेगी। सरकारों को अगर अमल करना है तो करे, ना करना चाहे तो ना करे, इसके लिए वो स्वतंत्र है। लेकिन दाव क्यों खेला जाता है? सरकार, अभी कोई भाई कह रहा था 400 पार या कोई राजनीति का मामला नहीं है, मगर उनको पता है कि हम सत्ता से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं और सत्ता से बाहर होते हुए जब दिखाई देते हैं तो वे लोग सत्ता में कायम रहने के लिए लोगों की सहानुभूति चाहते हैं और सहानुभूति उन्होंने 2018 में भी ली क्योंकि 2019 का चुनाव सिर पर था। इसलिए उन्होंने 2018 का भी एक ऐसा ही षड्यंत्र पूर्वक फैसला जो एट्रोसिटी के एक्ट के खिलाफ दिलाया था, जिसका आंदोलन 2 अप्रैल 18 को हुआ था। और उसके बाद तुरंत ही केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम लागू नहीं करेंगे और उसके खिलाफ अध्यादेश लाया गया। बस वही रास्ता यहाँ पर, ना तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश कहीं लागू होने वाला है, ना लागू होना जरूरी है, ना कोई दबाव है। उन्होंने एक अपना फैसला दिया है। लेकिन ये फैसला आप लोगों के बीच में कैसे काम करता है? जैसा कि लेटरल एंट्री के खिलाफ आंदोलन चला और उसकी प्रक्रिया ये आई कि उन्होंने भर्ती 43 लोगों की निकाल करके रद्द कर दी, 45 लोगों की निकाल करके रद्द कर दी। हमारे लोग खुश हो गए, देखो हमने रद्द कर दी, खुश हो गए। अब मोदी जी क्या करेंगे? हो सकता है 1-2 दिन में ऐसा भी स्टेटमेंट दिला दे जो 8 बजे कोरोना में आके देते थे कि हम सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू नहीं करेंगे और हमारी भोली भाली जनता कहेगी जय हो मोदी जी। इस प्रकार से वो षड्यंत्र करके आपकी सहानुभूति को लेते हैं, ये आपको पता नहीं चलता। लेकिन साथियों, एक बात की हमने तो पूरी तरह से गांठ बांधी हुई है और आप भी गांठ बांध लीजिए कि हम हर हालत में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो इस देश के मूल निवासी हैं, जो इस देश के मूल मालिक हैं, जो इस देश के इंडिजीनियस पीपल हैं, उन लोगों के आपस में टकराव नहीं होने। निश्चित तौर पे कुछ लोग अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए और अपना उल्लू सीधा करने के लिए या अपने आकाओं के जाल में फंस करके ऐसा कर सकते हैं या किया होगा, हमें उसकी कोई परवाह नहीं है। हमें तो हमेशा हमारे समाज को सजग और सावधान करते रहना है और एकजुट बना करके रखना है। आज का कार्यक्रम भी पूरे देश में हो रहा है। यहाँ कुछ साथी कह रहे थे कि यहाँ पर लोग थोड़े कम आए, जो मैं कहता हूँ कि यही होना चाहिए। कई बार हम क्राउड को लाते हैं और क्राउड की वजह से 2018 में झेलना पड़ा, क्योंकि क्राउड के अंदर समझ नहीं होती, क्राउड के अंदर मिशन नहीं होता, क्राउड के पास में जो है विवेक बुद्धि नहीं होती, जिसकी वजह से वे लोग कुछ ना कुछ उल्टा सीधा कर देते हैं और उसमें फिर हमारे लोग फंस जाते हैं। आज बुद्धिजीवी लोग हैं, आज सारे कैडराइज लोग दिखाई दे रहे हैं। आज का मिशन हमारा बहुत बड़ा सफल रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर बालोतरा में जो लोग आए हैं, इसके अलावा सिणधरी में, पायला में, सड़ा में, पाटोदी में, कल्याणपुर में, सब जगह पर आज बंद का आह्वान है और सारे लोग वहां लगे हुए हैं।
हम जानते थे कि जिला मुख्यालयों पे करने से ज्यादा अच्छा है हम गांव लेवल पे करें, और अब ये मामला गांव लेवल पर होने लगा है। इसलिए आप सभी साथी इस बात से कभी निराश और हताश ना हो। हम लोग सब मिलकर के इस मामले को आगे लेकर के जाएंगे और निश्चित तौर पे ये फैसले बदलने पड़ेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कुछ करे, लेकिन बात एक आपको बताना चाहता हूं जिसके उद्देश्य से आया। हमें सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जजेस को नहीं समझाना है, हमें सरकार में बैठे हुए उन मनुवादियों को नहीं समझाना है, हमें हमारे खिलाफ एक्शन लेने वाले लोगों को भी नहीं समझाना है, हमारे विरोध में जाने वाले हमारे समाज के लोगों को जरूर समझाना है, और ज्यादा से ज्यादा हो सके हमें खुद समझना है, हमें खुद समझना है। मैंने कहा है लोगों से और कहता रहा हूं, उलझने से ज्यादा बेहतर है समझना। उलझो कम और समझो ज्यादा। अगर आप समझ जाओगे तो उलझने की आवश्यकता ही नहीं है। हम उलझते क्यों हैं? क्योंकि हम समझ नहीं पाते, इसलिए समझने की आवश्यकता है। आप सभी लोग समझेंगे, और आज का अभी जैसे प्रोग्राम है आगे चलने का, उस प्रोग्राम में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, 4-5 दिन से लगातार पोस्टर भी डाल रहा हूं। ये डाल रहा हूं कि आपको सिर्फ अपनी नजरों और विवेक से देखना है कि मार्केट में किसकी दुकान खुली है और किसकी बंद है। अगर किसी की दुकान बंद है तो समझना है वो हमारा समर्थक है, और किसी की दुकान खुली है तो समझना है हमारा विरोधी। लेकिन उस विरोधी से भी हमें उलझना नहीं है, उसकी दुकान के आगे से हाथ जोड़ के निकल जाना है कि भैया आज हमारी बारी है, कल तेरी भी आएगी, कल तेरी आएगी। कहना नहीं है सिर्फ मन में, हाथ जोड़कर इशारा, बोलना नहीं। हमें पता लग जाता है यार, भावनाओं में होकर के कोई बंद नहीं करना चाहता, तब भी हम नट लेके बंद करवा रहे हैं। हमें पता कैसे चलेगा कौन हमारा है कौन पराया? अगर अपने और पराये की परीक्षा करनी है तो मात्र एक रास्ता है, चुपचाप चलते जाओ, दोनों तरफ नजरें रखो। जो दुकान खोल कर बैठा उससे हाथ जोड़कर विनती करो, हाथ जोड़कर निकलो, और जो दुकान बंद है वहां से। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, किसी भी प्रकार के कोई आक्रोशपूर्ण नारे नहीं लगेंगे, किसी की भावना को ठेस पहुंचे, किसी जातिगत विरोध उसके ऐसा नहीं होगा, धर्म विरोध में नहीं होगा, किसी राजनीतिक पार्टी या दल के नाम से नहीं होगा। हमें सिर्फ हमारे पुरखों की जय बोलनी है, और सुप्रीम कोर्ट को एक निवेदन अपील करनी है कि आपने जो फैसला दिया है इस पर विचार करना चाहिए, और सरकारों से भी हम अनुरोध करेंगे कि इस पर गंभीरता से विचार करें। ये बात मैं आप लोगों से कहने के लिए आया था। आप जो भी समझ सकते हैं समझ लीजिएगा, और मैं उन लोगों तक भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि इस तरीके से बिना सोचे समझे आप अपने ही समाज के विपक्ष में खड़े हो रहे हो, अपने ही समाज के खिलाफ खड़े हो रहे हो। ये कहावत जो है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए सिद्धार्थ कर रहे हो, सिद्धार्थ कर रहे हो, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर तुम आज ये सोच रहे हो कि एससी के साथ हुआ है, हमारा क्या, हमें तो इससे फायदा होगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि आने वाले 20 साल बाद तुम्हारे ही बच्चे और पोते उस समय कहेंगे कि हमारे नालायक पुरखे उस समय समाज के साथ खड़े ना होकर के विरोध में थे, जिसका खामियाजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। ये हमारे बच्चे पोते ना कहे, इसके लिए उनको भी मेरा संदेश है कि अभी भी वक्त है, समझ जाओ, अभी भी किसी की बातों में आने की। हाँ, ये बात तय हो चुकी है, ये बात कट्टर हो चुकी है कि जो व्यक्ति आरएसएस के साथ में है, आरएसएस का कैडर है, आरएसएस से जुड़ा हुआ है, आरएसएस का पदाधिकारी है, वो कभी भी आपके साथ नहीं आ सकता, कभी भी। लिखवा लो मेरे इस्लाम पे, ये बहुत गंभीर बात है। कभी कैडर में बताया गया वो क्यों नहीं आ सकते, लेकिन वो नहीं आ सकते। इसलिए उनको भूल जाओ, उनको छोड़ दो, और अपने समाज हित की बात को लेकर के डिस्कस करो, हमेशा डिस्कस करो, विद्वानों के साथ डिस्कस करो। ऐसा नहीं है कि हमने, हमारे जैसे लाखों लोग, करोड़ों लोग देश में है, जिनके वीडियो है, जिनके बहुत सारे संदेश मिलते रहते हैं, उनको पढ़ो। सोशल मीडिया का उपयोग जो है, ये टिकटॉक और क्या बोलते हैं इसको, इंस्टाग्राम, ये इस्तेमाल मत करो। आप गहरा बहुत कुछ मिलता है उसमें, उस पर करो, तो ही हम लोग जीत पाएंगे। इसी के साथ आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार।